मेरा नाम फूलन देवी है, जो पंडित क्वीन के नाम से जानती है। देखो हम भी पहले सोचते थे कि हर एक काम बंदूक से नहीं मिलती है। आपकी हमारी ताकत दुर्गा की हम पूजा करते हैं, दुर्गा हमें ताकत देती है। तो ये जो हमारी सोसाइटी है, इसमें व्यवस्था कुछ इस तरीके की है कि कभी किसी के साथ अगर अन्याय हो रहा है तो उसे न्याय देने के लिए कुछ चीज़ें हैं, जैसे सरकार है या फिर न्यायपालिका, जिसे आप जुडिशरी बोलते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कभी किसी के घर में डकैती हो गई है या फिर कभी किसी का मर्डर हो गया है, तो उसे पकड़ने के लिए पुलिस है। पुलिस इस मर्डरर को पकड़ती है और पुलिस उसे बंद कर देती है। फिर कोर्ट केस चलता है और कोर्ट उसमें सजा सुनाता है बेस्ड ऑन कि सबूत क्या है। तो इस तरीके से हमारे समाज में कोई भी अन्याय के अगेंस्ट न्याय मिलने की एक परंपरा है। लेकिन अगर कभी किसी के साथ कोई बड़ा अन्याय हुआ है और उसे न्याय नहीं मिला, तो उसके बाद उसका उस न्याय व्यवस्था पर से भरोसा उठ जाता है। फिर कुछ लोग चुप हो जाते हैं और कुछ लोग उस अन्याय का बदला लेने के लिए हथियार उठा लेते हैं। और जो लोग हथियार उठा लेते हैं, उनकी दो तरीके की छवि बन जाती है। कुछ लोग उन्हें डाकू, डकैत या फिर मर्डरर बोलते हैं, और कुछ लोगों के लिए वो लोग एक भगवान बन जाते हैं। और आज हम एक ऐसे ही इंसान के बारे में बात करेंगे जिनका नाम था फूलन देवी। कुछ लोगों के लिए कुख्यात डकैत थी, कुछ लोगों के लिए मर्डरर थी, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये थी देवी। अरे मेरे भाइयों, जिन्होंने मेरे को लूटा, मैंने उनको लूट लिया तो क्या हुआ? जब वो डकैत तो आइए चलते हैं जब इनका जन्म हुआ था। 10 अगस्त 1963, यूपी का जालौन जिला और उसका एक गांव गोरहा, वहां पर रहते थे देवी दीन। इनकी जाति थी मल्हा, और वो दिन इनके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बनकर आया, क्योंकि इस दिन हुआ था इनके यहाँ एक लड़की का जन्म। ये बात हो रही है 1963 की, क्योंकि बेटी का जन्म हुआ, बेटे का नहीं हुआ। इस वजह से इनका सर फटा जा रहा था, क्योंकि इसे पालने की चिंता, इसे बड़े करने की चिंता और उसके बाद इसकी शादी की चिंता। इन चिंताओं ने देवी मल्हा को परेशान किया हुआ था। शुरुआत में तो देवी मल्हा को भी ये नहीं पता था कि जिस बेटी के जन्म में ये एक शोक मना रहे हैं, उस बेटी की मृत्यु का दिन पूरे देश के लिए एक खास दिन होगा। ये पूरे देश में हड़कंप मचेगा। 25 जुलाई 2001 को गोली मारकर फूलन देवी की हत्या कर दी गई। अपने माँ बाप के 6 बच्चों में फूलन देवी दूसरे नंबर की लड़की थी। ये शुरुआत से ही दब्बू किस्म की नहीं थी, सही और गलत के लिए अक्सर किसी से भी भिड़ जाती थी। फूलन देवी के पिता के पास 1 एकड़ जमीन थी और बड़ी मुश्किल से घर का गुजारा करते थे। फूलन देवी के पिता की मृत्यु हो जाती है और फूलन देवी के पिता का भाई इनकी जमीन हड़प लेता है। फूलन देवी को इस बात का पता चलता है कि चाचा ने हमारी जमीन हड़प ली है, तो उसके बाद ये चाचा से भिड़ जाती है। और सिंपल कहा सुनी में बात इतनी बढ़ गई कि बात हाथापाई तक जा पहुंची। तो मामला सुलझा नहीं, फूलन देवी चली जाती है उस जमीन के बीचों बीच और वहां पर धरने पर बैठ जाती है। उसके बाद कुछ रिश्तेदार और अपने इस पर प्रेशर डालते हैं इस बात का कि तू धरने पे ना बैठ और ना अपने चाचा से राड़ कर। फूलन देवी व्यवहार से कुछ उग्र थी, तो इस बात की चिंता अक्सर इस घर वालों को होने लगी। तो सिर्फ 11 साल की उम्र में घर वालों ने निर्णय लिया इसकी शादी कर दो। तो फिर घर वाले तैयार हो जाते हैं एक अधेड़ उम्र के लड़के से शादी करने के। फूलन देवी इसका विरोध करती है, लेकिन नियति मानकर इसे एक्सेप्ट कर लेती है। पिता ने इसके कठोर भविष्य का फैसला तो लिया, लेकिन साथ ही इसे एक तपती आग में जलने के लिए छोड़ दिया। फूलन देवी के ससुराल वाले बिल्कुल भी सही नहीं थे और पति तो उनसे भी कहीं ज्यादा। पति का व्यवहार फूलन देवी के लिए सही नहीं था और ये फूलन देवी के लिए बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था। तो फूलन देवी ने कुछ दिन तक इस चीज को बर्दाश्त किया। उसके बाद फूलन देवी वापस लौटकर अपने घर आ गई। तो जैसे ही लौटकर घर आती है, इसके चाचा जिनसे ये पहले भिड़ी थी, उन्होंने इसके खिलाफ एक चक्रव्यूह रचा। इसके चचेरे भाई ने इस पर एक झूठा मुकदमा लिखवाया और उसके बाद फूलन देवी को अंदर करवा दिया जेल के। जेल में मानसिक शोषण और शारीरिक शोषण दोनों हुए। फिर ये जेल से निकली जैसे तैसे कर। फिर इसने सोचा कि किसी तरीके से तो मेरा जीवन स्थिर हो जाए, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। इसके पिता ने इसे वापस भेज दिया इसके ससुराल में। अब ससुराल में वापस वही रोना। ससुराल वाले इसे परेशान करने लगे। पति और ज़्यादा मारपीट
प्लस परेशान करने लगा। ससुराल वाले वापस इसे बहुत परेशान करने लगे और उसके बाद इसका पति इसे उससे भी ज्यादा परेशान करने लगा। अब शारीरिक शोषण और मानसिक शोषण के बाद फूलन देवी निकल पड़ी एक ऐसे रास्ते पर जिससे वापसी कभी संभव नहीं थी। मात्र 20 साल की उम्र में फूलन देवी को अगवा कर लिया गया, उसके साथ बलात्कार तक किया गया। यार ये एक ऐसी प्रताड़ना थी जिसे ये शादी से अब तक लगातार झेल रही थी। अब इसके पास रास्ता क्या है? पुलिस के पास ये जा नहीं सकती क्योंकि पहले से ही पुलिस में इसके खिलाफ कंप्लेन थी जो इसके चचेरे भाई ने कराई थी। वापस घर नहीं जा सकती और ससुराल तो बिल्कुल भी नहीं। तो अब ऑप्शन क्या बचा? तो इस बार इन्होंने फैसला किया कि मैं हथियार उठाऊंगी। फूलन देवी के जीवन पर एक मूवी बनी है जिसका नाम है बैंडिट क्वीन। उसमें यह बताया गया है कि 20 साल की उम्र में ये एक डाकुओं के गिरोह में शामिल हो जाती है, वो भी एक रिश्तेदार की मदद से। और जैसे ही ये उस गिरोह में शामिल हुई उसके चंद दिनों के बाद ही ये सबसे पहले पहुंचती है अपने पति के गांव में। इसने अपने पति को घर के बाहर निकाला, सबके सामने उसकी चाकुओं से गोद दिया और उसे सड़क के किनारे एक अधमरी हालत में छोड़ दिया। और उसके बाद यह भी ऐलान कर दिया कि आज के बाद इस गांव में कोई भी अधेड़ उम्र का आदमी किसी लड़की से या फिर किसी बच्ची से शादी नहीं करेगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि गिरोह में शामिल होने के बाद जिंदगी आसान हो गई? नहीं, जिंदगी हो जाती है बद से भी बदतर। गिरोह के सरदार थे बाबू गुज्जर। बाबू गुज्जर का फूलन देवी पर दिल आ जाता है। खैर, दिल तो एक कहने की बात है, वो थी शारीरिक भूख। इस भूख को मिटाने के लिए बाबू गुज्जर ने तरह तरह की कोशिश की, बहलाया फुसलाया, उसके बाद भी फूलन देवी तैयार नहीं हुई। तो उसके बाद बाबू गुज्जर ने फूलन देवी के साथ जबरदस्ती की और हर गिरोह में टॉप मोस्ट पर्सन के बाद कोई ना कोई नीचे वाला बंदा भी होता है। उसका नाम था विक्रम मल्लाह। तो विक्रम मल्लाह ने बाबू गुज्जर के अगेंस्ट काम किया। उसने उसे बोला कि तुम फूलन देवी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। बाबू गुज्जर नहीं माना। बाबू गुज्जर और विक्रम मल्लाह दोनों अपफ्रंट हो गए। एक तरफ बाबू गुज्जर, एक तरफ विक्रम मल्लाह और बीच में फूलन देवी। ये तीनों लगातार लड़ते रहे और बाद में विक्रम मल्लाह ने बाबू गुज्जर की हत्या कर दी। और उस रात के बाद विक्रम मल्लाह ने अपने आप को उस गिरोह का सरदार घोषित कर दिया। अब तक तो ये गिरोह कर रहा था एकजुट होकर काम। अब इस गिरोह में 2 भाइयों की एंट्री होती है जो जेल से छूट कर आए थे। एक का नाम था श्री राम और एक का नाम था लाला राम। और जैसे ही इन दोनों भाइयों की गिरोह में एंट्री होती है, ये गिरोह 2 टुकड़ों में बट जाता है। एक को हेड करते हैं ये दोनों भाई और दूसरे को हेड करते हैं मल्लाह लोग। और इन दोनों भाइयों ने विक्रम मल्लाह, जिसने उस गुज्जर को मारा था, इन्होंने उसे मार दिया। उसके बाद फूलन देवी को बंदी बना लिया और उसे ले आए अपने गांव, और गांव का नाम है बेमही। फूलन देवी को बहुत दिन तक एक बंद कमरे में रखा गया, भूखा प्यासा, कुछ भी नहीं दिया गया खाने के लिए। और उसके साथ उसे मिली शारीरिक प्रताड़ना और इसी दौरान उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा घाव मिला। दुष्कर्म के साथ साथ उसके साथ किया गया सामूहिक दुष्कर्म। तो ये जो दोनों भाई थे और इनके पीछे का जितना भी गिरोह था, उन सब ने इसके साथ बलात्कार किया। सब ने इसे नोचा। मतलब आम आदमी के लिए ये सहना बहुत ही मुश्किल है। अगर कोई इसकी जगह होता तो शायद मर चुका होता, लेकिन फूलन देवी मरी नहीं क्योंकि किस्मत ने इनके लिए कुछ और ही चुना था। जैसे ही दूसरे गुट मतलब फूलन देवी वाले गुट के लोगों को इस बात का पता चला तो इसके कुछ साथी इस गांव में एंटर कर गए और किसी तरीके से फूलन देवी को वहां से छुड़ा लिया। और फिर इसके बाद एक पर्सन थे मानसिंह मल्लाह। मानसिंह मल्लाह और फूलन देवी ने एक साथ मिलकर दोबारा से एक मल्लाह गुट तैयार किया और इस बार फूलन देवी खुद से इसकी सरदार बन गई। श्री राम और लाला राम के चंगुल से निकलने के बाद फूलन देवी को वो मौका मिला जिसकी काफी टाइम से तलाश कर रही थी। 14 फरवरी 1981 को फूलन देवी उसी गांव बेमही वापस पहुंची जहां पर उसका बलात्कार किया गया था। उस गांव में एक शादी का आयोजन था और फूलन देवी को यह पता चला था कि वो डकैत इस शादी में शामिल होने आ रहे हैं। फूलन देवी और उसके पूरे गिरोह ने इस बेमही गांव को चारों तरफ से घेर लिया और ठाकुर जाति के 21 लोगों को एक साथ लाइन में खड़ा होने के लिए कहा। उन 21 लोगों में से 2 उस पुराने गिरोह के डाकू थे, लेकिन ये वो नहीं थे जिन्होंने इसके साथ दुष्कर्म किया था। वो लोग जिन लोगों ने फूलन देवी के साथ दुष्कर्म किया था वो लोग यहाँ पर अवेलेबल नहीं थे। और उसके बाद
ये देखकर फूलन देवी आग बबूला हो उठी और उन 21 लोगों में से एक बंदा जिसका नाम था चंदर सिंह, उसने बीबीसी को ये बताया था कि फूलन देवी ने सभी से ये पूछा कि लाला राम कहाँ है, लेकिन सब ने ये जवाब दिया कि हमें नहीं पता। उसके बाद फूलन देवी ने इन सब का वो हश्र किया जिनका इन्हें अंदाजा भी नहीं था। इन्होंने गांव को चारों तरफ से घेर लिया और लूटपाट भी शुरू की। जो मिलते गए उनको पकड़ के एक जगह पर बैठालते गए एक कुएं पर। तो इसके बाद जो है सबको इकट्ठा करके और बोले कि आप लोग जो है ये बताइए कि लालाराम गैंग को कौन खाना देता है। कोई नहीं बताया। बोले आप लोगों को कुछ पता होगा साहब। बोले हम तो पता कर ही लेंगे और हम आते हैं तो पुलिस से मुखबिरी करते हैं आप लोग। तो उन्होंने बोले सब लोग बैठ जाओ। फिर बोले सब लोग खड़े हो जाओ। फिर बोले बैठ जाओ। फिर खड़े हो जाओ। ऐसे 2 बार कहा और इसके बाद जो है एकदम से इन्होंने फटाफट फाइट शुरू कर दिया। इसी दौरान फूलन देवी इन 21 लोगों को ये आदेश देती रही कि खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ। और इसी दौरान एक आदेश आता है कि फायर, और उसके बाद इन 21 लोगों पर गोलियां चला दी जाती हैं। 21 में से 20 की तुरंत मौत हो जाती है और उनमें से सिर्फ एक आदमी बचता है। उसका नाम था चंदर सिंह, जिसने पूरे वाकया को बीबीसी को और साथ ही पुलिस को भी बताया। और बेमई के इस नरसंहार ने बेमई को नहीं बल्कि पूरे देश को हिला दिया। और उसके बाद से फूलन देवी फेमस हो जाती है बैंडिट क्वीन के नाम से। अब ये बैंडिट क्वीन सब काम करती है, जैसे लूटपाट करना, अमीर बच्चों को अगवा करना, उनके नाम पर फिरौती मांगना, मर्डर भी करना और आने जाने वाली लोरियों को लूटना इस गिरोह का मुख्य काम था। खैर कुछ साल तक ये कहानी चलती है और फिर मध्य प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस बैंडिट क्वीन के सामने आ जाते हैं। फूलन देवी को सरेंडर यानी आत्मसमर्पण करने के लिए बोला जाता है। फूलन देवी राजी तो हो जाती है लेकिन कुछ शर्तें रखती है, जैसे कि ये आत्मसमर्पण या सरेंडर उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने नहीं करेगी। उसका रीज़न था कि उसे था एनकाउंटर का डर फ्रॉम उत्तर प्रदेश पुलिस। ये सरेंडर करना चाहती है, वो भी मध्य प्रदेश पुलिस के सामने। और दूसरी शर्त कि मेरे किसी भी गिरोह के आदमी को सजाए मौत नहीं मिलेगी। और तीसरी शर्त वो जहाँ से ये कहानी शुरू होती है, यानी वो ज़मीन जो इसके चाचा ने इसके बाप से हड़पी थी, उसे वापस करना था। और अगली शर्त कि मेरे भाई को उत्तर प्रदेश पुलिस में नौकरी मिलेगी। दूसरी शर्त यानी सजाए मौत वाली शर्त को छोड़कर सारी शर्तें मान ली गई। 13 फरवरी 1983 मध्य प्रदेश का भिंड स्थान, वहाँ पर फूलन देवी आत्मसमर्पण कर देती है। और 13 फरवरी 14 फरवरी के पहले का दिन, यानी 14 फरवरी का वो दिन जब वो बेमई का नरसंहार हुआ था। खैर ये कहानी यहाँ तक नहीं खत्म होती, ये कहानी थोड़ी सी और आगे जाती है। कहाँ? मतलब पॉलिटिक्स। फूलन देवी पर 22 कत्ल, 30 लूटपाट और 18 अपहरण के मुकदमे चलाए गए और इन सब मुकदमों की कार्यवाही में पूरे 11 साल बीत गए। यानी साल है 1993 और स्थान है यूपी और सरकार है मुलायम सिंह यादव की। मुलायम सिंह यादव की सरकार ने फूलन देवी पर सारे मुकदमे वापस कर लिए और उसके बाद साल 1994 में फूलन देवी को बरी कर दिया गया। और अपने जीवन का मोस्ट ऑफ द टाइम यानी अधिकांश समय या तो जेल या फिर बीहड़ में गुजारने वाली फूलन देवी अब चल पड़ी पॉलिटिक्स में। सन 1996 में समाजवादी पार्टी के साथ उन्होंने मिर्जापुर की सीट से चुनाव लड़ा और इसी सीट से फूलन देवी 2 बार विधायक बनी। खैर बोलते हैं कि आपका कल आपका आज डिसाइड करता है और आपका आज डिसाइड करता है आपका भविष्य। ऐसा ही हुआ फूलन देवी के साथ। फूलन देवी के अतीत ने भी फूलन देवी का पीछा नहीं छोड़ा। 25 जुलाई 2001 शेर सिंह राणा नाम के एक आदमी ने फूलन देवी को गोली मार दी और उसे जान से मार दिया। उसका सबसे बड़ा रीज़न था बेमई। 14 फरवरी 1981 जिस दिन फूलन देवी ने उन 20 लोगों को मारा था। शेर सिंह राणा ने यह बताया कि इसने फूलन देवी को इसलिए मारा क्योंकि फूलन देवी ने नरसंहार किया था बेमई में। उसने बताया कि मैंने बदला लिया है फूलन देवी से।
आपको बता दें 2001 में फूलन देवी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और शेर सिंह राणा ने कोर्ट में कहा था कि बदले की भावना से यह हत्या की गई थी। फूलन देवी को लेकर लोगों की, आपकी, सबकी राय अलग अलग है। कुछ लोगों के लिए ये एक देवी है, कुछ लोगों के लिए ये एक बदला था जो उसके साथ अन्याय हुआ था, उसने उस बदले के बाद एक न्याय लिया। कुछ लोगों के लिए शेर सिंह राणा ने भी वही किया जो फूलन देवी ने किया था, यानी उस नरसंहार का बदला जो फूलन देवी ने किया था 14 फरवरी 1981 को। इस पूरे घटनाक्रम में आप किसे दोषी मानेंगे? एक पिता को जिसने फूलन देवी का विवाह किया उस अधेड़ उम्र के आदमी के साथ जिसने इसे कभी पत्नी नहीं समझा, या इस पुरुष प्रधान सोसाइटी को जिसने फूलन देवी को जीने नहीं दिया, या फिर शेर सिंह राणा को जिसने फूलन देवी की हत्या कर दी, या फिर खुद फूलन देवी को जिसने कानून से हटकर एक अलग राह चुनी। खैर, आप इस पूरे घटनाक्रम में क्या कहना चाहेंगे मैं आपको सुनना चाहूँगा। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अगर आपको हमारी ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।